बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बड़ी अहम खबरें अब तक मैं पहुंचा देता हूं, लेकिन सबसे पहले एक पाकिस्तान में मिथ बनाई जा रही है कि इमरान खान साहब की और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब की जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मरासिम और ताल्लुकात जारी हैं और वहाँ पे जो डिबेट हो रही है वहाँ कुछ चीज़ें तय हो रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बर्फ़ पिघली और इमरान खान साहब की एक बड़े अहम शख्सियत के साथ मुलाकात करवाई गई है। अच्छा, इसको जो है ना वो PMLN का मीडिया सेल हो या उनके दानिश्वर हों या मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो PMLN से बहुत कुर्बत रखता है, वो इसको ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कोई डील हो रही है, सियासी डील हो रही है। तो मैं आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ कि डील किसे कहते हैं। देखें, बातचीत हमेशा होती रहनी चाहिए और ये बातचीत जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई ख़राब हालात थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जब वो लॉन्ग मार्च लेकर चल रहे थे, उस वक्त भी हो रही थी। उससे एक दिन पहले भी हो रही थी, उसके बाद भी हो रही थी। और इमरान खान साहब के बड़े करीबी दो साथी हैं जो ये बातचीत करते हैं इमरान खान साहब की इजाज़त से। ये बातचीत चलती रहती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी चलती रहती है। यानी इंडियन फ़ौज के साथ भी पाकिस्तानी फ़ौज बैकडोर चैनल पे बातचीत करती रहती है। अमेरिकन्स ने और अफ़गानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे वो भी आपस में बातचीत करते रहे हैं और उसी से वो एक नतीजे पे पहुँचे हैं। तो आपकी जितनी मर्ज़ी लड़ाई हो, जितना मर्ज़ी हालात के अंदर तनाव हो, इसके बावजूद बातचीत का या डायलॉग का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं किया जाता। वो डायलॉग्स चलते रहते हैं। इस वक्त भी एक जंग लगी हुई है दुनिया में जहाँ पे यूक्रेन और रशिया के दरमियान लड़ाई चल रही है, लेकिन साथ ही साथ बातचीत के चैनल्स भी काम कर रहे हैं। अब ये तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बातचीत में और डील में कुछ फ़र्क होता है। पाकिस्तान में डील उसको कहा जाता है कि सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट से कुछ हासिल करने के लिए नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लेते हैं और उसके बदले में एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों को कुछ मिल जाता है और कुछ उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है। किन चीज़ों के ऊपर डील होती है, ज़रा गौर कीजिए। नंबर एक, कोई सियासतदान जेल में हो, उसने निकल के पाकिस्तान से बाहर भागना हो, ये डील होती है। जैसे नवाज शरीफ साहब करके गए थे पहले भी और अब भी करके गए हैं। किसी सियासतदान के ऊपर करप्शन के बड़े खौफनाक मुकदमात हों और उसकी गिरफ्तारी होने वाली हो और वो ज़मानत पे हो, यहाँ डील हो सकती है। जैसा कि शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने हाल ही में एक डील की है। एक सियासतदान के केसेस अदालतों में बहुत तेज़ी से चल रहे हों, उसके बाद उसके लिए हालात बिल्कुल बदल जाएं, जैसा कि आसिफ अली जरदारी के साथ हुआ, इसको एक डील कहते हैं। कुछ डीलों के बारे में फजलुर रहमान साहब खुद भी बताते रहे हैं, वो भी डीलें होती हैं। तो जिन लोगों के पास अवामी ताकत नहीं होती या उनको इस बात का शक होता है कि अवाम उनके साथ चलने को तैयार नहीं है, वो अवामी प्रेशर जनरेट नहीं कर सकते एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, लिहाजा वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर देते हैं। बातचीत सबकी जारी रहती है, लेकिन डील वही करता है। और डील यानी इसमें कुछ लो और कुछ दो, ये डील होती है कि हम आपको ये दे देंगे, उसके बदले में आप हमें ये दे देंगे। इसको कहते हैं डील। और डील करने वाले ज़्यादातर करप्ट लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, उनके ऊपर केसेस बड़े खौफनाक बने हुए होते हैं, उनको पाकिस्तान से भागना होता है, उनको इक़्तिदार लेना होता है चोर रास्ते से। ये होती है डील। और बातचीत अगर यहाँ इस नतीजे पर ख़त्म हो तो ये एक बेहतरीन डीलिंग हो सकती है कि आप पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। क्या इमरान खान ने पाकिस्तान से भागना है डील के नतीजे में? जवाब है नहीं। क्या इमरान खान के ऊपर करप्शन के खौफनाक केसेस बने हुए हैं जिनमें वो बुरी तरह फंस जाएंगे? जवाब है नहीं। अगर इमरान खान ने करप्शन की हुई थी, उसके ऊपर करप्शन के केसेस जेन्युइन बने हुए होते, तो इम्पोर्टेड हुकूमत को और उसके सहूलतकारों को कभी भी दहशतगर्दी के मुकदमे ना करवाने पड़ते। दहशतगर्दी के, गद्दारियों के मुकदमे आपको तब करवाने पड़ते हैं जब उस बंदे का दामन साफ हो और उस बंदे के ऊपर आप कोई और एलिगेशन लगा के किसी और जगह से उसको आप शिकंजे में ना ले सकें। तो फिर आप दहशतगर्दी, फिर आप बगावत, फिर आप गद्दारियों के मुकदमात इस तरह के करवाते हैं। तो इमरान खान के कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं है जिसकी वजह से उसको एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करनी पड़े। डील तो वो नहीं करेगा। इलेक्शन वो बार बार मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इलेक्शन की डेट दे दो, बैठो बातचीत करो, यहाँ से बातचीत शुरू करो, इलेक्शन की डेट दे दो, मेरे साथ आ जाओ। और उनके लोग लगातार यही ऑफ़र देते हैं और यही वो बातचीत है जो चल रही है। इसको उस डील के साथ जोड़ना जो पाकिस्तान की रवायती करप्ट सियासी जमातें हमेशा करती रही हैं, ये खुद एक ज़्यादती है।
और अब वो इसे जोड़ेंगे ऐसे जैसे कि जो नवाज शरीफ ने किया वही इमरान खान ने कर दिया, यानी जो जरदारी ने किया वो इमरान खान ने कर दिया। इमरान खान पहले दिन से कह रहा है कि आओ बैठो बात करो, मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता तुम लोगों के, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और पाकिस्तान की आवाम को ये इख्तियार दें कि वो फैसला करें कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी, नहीं तो फिर दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। शेख रशीद साहब का इसमें एक स्टेटमेंट है, वो सुन लें। शेख साहब ने कहा कि असल तैनाती का मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ में पड़ गया है। इमरान खान खूबसूरत स्विंग करा के अलग हो गया है। बिलावल ने शहबाज शरीफ के जहाज में समरकंद जाना भी पसंद नहीं फरमाया। पसे पर्दा मफामती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, यानी पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए, वरना सड़कों पर जूडो कराटे होंगे। एमक्यूएम की सियासत उसके गले पड़ गई है। वक्त पड़ने पर फैसले ना हो तो वक्त इंतज़ार नहीं करता। अगर वक्त के ऊपर आप फैसले नहीं करते तो फिर वक्त आपका इंतज़ार नहीं करता। और ये एक्चुअली वो एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं और एमक्यूएम को भी कह रहे हैं कि टाइमली फैसला कीजिए, पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले जाइए, वरना लोग तो इलेक्शन ले ही लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जैसे मर्जी दबाते फिरें। तो इसको डायलॉग में और डील में आप ज़रा फ़र्क समझिए। पाकिस्तान में रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो डील होती है वो कुछ और होती है, और अगर कोई ये कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दें, तो वो बेहतरीन डायलॉग्स हैं और इस किस्म की डीलिंग से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। कन्फर्मेशन भी आ जाएगी चीज़ों की, थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा। एक बड़ी खौफनाक खबर यह है कि पाकिस्तान में आइंदा सालों में जो मानसून की बारिशें इस मरतबा हुई हैं, इससे ज़्यादा शिद्दत की बारिशें होंगी, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और हमारे बड़े सीरियस मसाइल हैं इस खित्ते में, ग्लोबल वार्मिंग के, माहौलियाती तब्दीली के, तो उसकी वजह से पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये एक आलमी सतह की रिपोर्ट है, 9 मुल्कों ने मुश्तरका तौर पे ये रिपोर्ट जारी की है और उसके मुताबिक बारिशें मज़ीद ज़्यादा होंगी, ज़्यादा तबाही फैलेगी। पाकिस्तान अगर बेहतर मैनेज करे, पाकिस्तान अगर मुस्तहकम तरीके से काम करे और अपना जो दरियाई सिस्टम है उसको ठीक रखे, गैर कानूनी आबादकारियाँ ना होने दे, तो पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस तरह के नुकसानात से बच सकता है। शहबाज गिल की रिहाई के मामले के ऊपर एक तफसीली फ़ैसला जो आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तफसीली फ़ैसला जो है, जस्टिस अतरुल्लाह ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला तहरीर किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतरुल्लाह साहब, जिसमें करार दिया गया है कि शहबाज गिल का बयान लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना था। सियासी जमात के तर्जुमान और बाहर तालीम होने के दावेदार से लापरवाह बयान की उम्मीद नहीं थी, जबकि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुकदमे में कोई शिकायत ही नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फ़ैसले में कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान का नज़्म ज़ब्त इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी सियासी लीडर की लापरवाह बयान से मुतासिर हो जाए। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि शहबाज गिल, यानी फ़ौज हमारी इतनी गई गुजरी है, यानी पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो दुनिया की 6ठी बड़ी फ़ौज है, एटमी कुव्वत है हम, और इस फ़ौज को शहबाज गिल का एक बयान जो है वो उसके अंदर बगावत करवा देगा, ऐसे तो नहीं होता। बाहर इतनी दुनिया बैठी है, वो रोज़ाना कौन कौन से बयानात देते हैं, बयानात से फ़ौज का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। गलत पॉलिसीज़ की वजह से लोगों की शिकवे और शिकायतें पैदा होते हैं, वो गलत पॉलिसियाँ नहीं होनी चाहिए ताकि लोग शिकवे और शिकायतें ना करें। इमरान खान साहब ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत के जवाल को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, और उन्होंने ये ट्विटर के ऊपर लिखा है कि IMF और आलमी बैंक की रिपोर्ट से ज़ाहिर है कि बुलंदी की जानिब गामज़न एक मुस्तहकम मईशत मिलने के बावजूद ये इम्पोर्टेड हुकूमत मईशत को तबाही के गड्ढे में गिरने से बचाने में नाकाम रही है। इक़्तिसादी सर्वे इस हकीकत की अक्कासी करता है कि हमारी माशी कारकर्दगी गुज़िश्ता 70 बरसों में बेहतरीन थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दिखा रही थी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, ग़िज़ाई किल्लत बढ़ रही है, रुपए की गिरावट हो रही है, अशिया खुर्दनोस की चीज़ों में इजाफा हो रहा है, महंगाई बहुत उरूज के ऊपर है, तवानाई की कीमतों में इजाफा हो रहा है, चाहे बिजली है, पेट्रोल है, बाकी चीज़ें हैं। तो इम्पोर्टेड सरकार मुकम्मल तौर पर बेसिमत भटक रही है। मुजरिमों के इस गिरोह का वाहिद कारनामा यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के चोरी किए गए अरबों रुपए पर एक और NRO हासिल कर लिया है। एक सवाल जो पूरी कौम की ज़बान पर है वो ये कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस मकरूह साजिश का ज़िम्मेदार कौन है? वो कौन है जिसने ये सारी गेम डाली है? वो कौन है जिसने ये सारा खराबा किया है? वो कौन है जिसने भानमती का कुंभा इकट्ठा किया और एल्फी लगा के आपस में जोड़ दिया?
वो कौन है जो ऑपरेट कर रहा था इस मुल्क को जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे और उनको निकालने की कार्रवाई जारी थी? यही सवाल है ना, बार बार पूछा जाता है कौन है और ये वही है, मैं आपको बता दूं, ये वही है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस हालत को पहुंचा हुआ है। और इमरान खान साहब एक दिन निशानदेही कर दें, इससे बेहतर है पाकिस्तान में पहले इलेक्शन करवा लिए जाएं। कासिम सूरी साहब ने उसी एनआरओ का जिक्र किया है और ये डिटेल मैं आपके सामने वैसे भी रखने वाला था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट किया है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का स्याद तरीन दिन है आज से एनआरओ 2 मुकम्मल हो गया और बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया गया है। नैब की 34 शिक्कें, ये वो 34 शिक्कें हैं जिनमें सियासतदान जकड़े हुए थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जकड़े हुए थे, जिनमें करप्ट और बदनुमान अनासर जकड़े हुए थे। ये वो 34 शिक्के हैं। इन 34 शिक्कों को उड़ाने के बाद अब ये सारे लोग बच गए हैं, इनकी जान छूट गई है और अब इनकी मौजें हैं। सदर के दस्तखत ना करने के बावजूद आज से कानून का इतलाक हो गया है। पाकिस्तान को 2400 अरब रुपए का नुकसान शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के तमाम करप्शन के केसेस ख़त्म करने से हो गया है। नैब के पर जो हैं वो कट गए हैं। इसके बाद वो लिखते हैं कि तमाम तरामीम 1/1/85 से लागू होंगी, यानी 1985 से तरामीम लागू की गई हैं ताकि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा हुकूमत में आए थे ना, तब से ही उनकी जान छूट जाए। यानी पिछले 35 साल का हिसाब किताब, 35-37 साल का हिसाब किताब इस ख़ानदान से कोई भूले से भी ना मांग ले, कोई भूले से भी वो हिसाब किताब इनसे ना पूछ ले, क्योंकि अगर वो हिसाब किताब पूछा गया तो इनके पास जवाब तो है नहीं। लिहाजा इसको नाफिज किया गया 1985 से। पहली चीज़ ये है। नंबर 2, अहले खाना के असासे और मुलजिम के असासे तसव्वुर नहीं होंगे। यानी अगर आप किसी के घर वालों के पास बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ गया अचानक, तो वो उसके खाते में नहीं आएगा। यानी एक ऑफिसर या एक सियासतदान, उसकी बीवी के अचानक असासे बढ़ के 10 अरब रुपए हो गए हैं और वो कुछ भी नहीं करती, तो कोई उस सियासतदान को या उस आदमी को नहीं पूछेगा। अच्छा, एक और चीज़, असासों को नाजायज़ साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर है, मुलजिम जवाबदेह नहीं है। यानी अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा बड़े असासे बना लिए हैं, अरबों रुपए की जायदाद आपके पास है, तो नैब साबित करेगा कि ये नाजायज़ असासे हैं। यानी पहले तो ये होता था ना कि भाई आप बताएं आपने ये कहाँ से बनाई। मिसाल के तौर पे मेरे पास 50 अरब रुपए आ जाए अचानक, तो नैब मुझे कहेगा ये 50 अरब रुपए तो आपके पास आ गया, ये आपका है। उसने सिर्फ ये साबित करना है कि ये पैसे मेरे हैं। उसके बाद मैंने ये साबित करना है कि मेरे पास ये कहाँ से आए। ये भी जिम्मेदारी ख़त्म। अगर आपके पास 50 अरब रुपया है तो नैब साबित करे कि आपके पास कहाँ से आए। हैरत है, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। मुलजिम की जायदाद की कीमत मार्केट के बजाय डीसी रेट पर होगी। यानी अगर आपने एक जायदाद खरीद ली है, यानी जहाँ मैं रहता हूँ ना, वहाँ पे इस वक्त मरले की कीमत तकरीबन कोई डीसी रेट के ऊपर 2 लाख रुपए मरला है, लेकिन मार्केट रेट जो है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा मरला है। और यानी मैं अपने आसपास के इलाके की बात बता रहा हूँ। डीसी रेट 2 लाख रुपया, मार्केट रेट 10 लाख रुपया। कई इलाकों में डीसी रेट 2 लाख रुपया, मार्केट रेट 50 लाख रुपया भी है। तो ये जानबूझकर इसको डीसी रेट में लेकर जाएंगे। यानी एक आदमी ने 10 अरब की प्रॉपर्टी खरीदी, 10 अरब उसने ब्लैक मनी दे दिया, और जब भी कभी उसको पूछा जाएगा तो वो बताएगा जी ये प्रॉपर्टी जो है ये तो 12 करोड़ की है, डीसी रेट से आप चेक कर लें। जब बेचेगा तो रियल प्राइस पे बेचेगा, लेकिन जब गवर्नमेंट को बताएगा या नैब को बताएगा तो डीसी रेट के ऊपर बताएगा। क्या ज़बरदस्त काम किया है। यानी अरबों की जायदादों को करोड़ों में जाहिर करो और निकल लो। बड़ा मज़ेदार काम किया है इन्होंने। दौरान केस मुलजिम मुतनाज़ जायदाद बेच सकता है। यानी अगर किसी पे केस चल गया तो वो जायदाद बेच दे, दाव लगने तो पाकिस्तान से भी निकल जाए पैसे लेकर सारे। ये भी बंदोबस्त कर दिया गया है। केस साबित ना हो तो नैब अफसर को 5 साल सज़ा। यानी अब नैब अफसर के ऊपर भी एक तलवार लटका दी है कि अगर ज़रा सी गलती करेगा तो 5 साल के लिए अंदर हो जाएगा। अब ये सियासतदान, इनके वकील बड़े तगड़े हैं, वो अफसर बेचारे डरते ही रहेंगे कि मैं केस अगर साबित ना कर सका, इस खौफ के साथ वो काम करेंगे तो मैं ही जेल जाऊँगा 5 साल के लिए। तो ये छोटे छोटे कारनामे मैंने आपको बताने थे, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब इसमें जो हालिया अभी एक और रिलीफ मिला है आज के दिन में, यूसुफ रज़ा गिलानी और बाकी कुछ और लोग जो यूएसएफ फंड्स में करप्शन रेफरेंस नैब को भिजवाया गया था, नैब ने उस रेफरेंस के ऊपर काम किया था, अदालत में था, एहतसाब अदालत ने वो वापस भेज दिया है। अब नैब का जो तरमीमी एक्ट है उसके तहत मुलजिम को ये रिलीफ मिला है और उसके ख़िलाफ़ ये केस नहीं चल सकता। रोज़ाना 1-2 सियासतदानों के नाम आते हैं जिनके मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं।
ऐसे माहौल में आसिफ अली जरदारी को जब इंटीरियर सिंध में लोगों की मदद करनी चाहिए, लोग वहाँ पे डूब रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, दादू का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आज भी यहाँ पे लाहौर कैंप में मौजूद रहूँगा रात गए तक। कल और परसों 2 दिन इस्लामाबाद सेंटोरस के बिल्कुल बाहर हम एक कैंप लगाएंगे, बाकी सहाफ़ी भी मौजूद होंगे और हम वहाँ पे एक बड़ी कलेक्शन करने के बाद हम एक बहुत बड़ा कारवान लेकर दादू की तरफ जा रहे हैं ताकि दादू के दुखों का मुदावा कर सकें। बहुत बुरी सूरत हाल है। उस वक्त जब आसिफ अली जरदारी को वहाँ पे होना चाहिए था और अपने हमवतनों का ख्याल रखना चाहिए था, वो फ़्लाइट लेकर लाहौर पहुँचेंगे आइंदा हफ्ते और लाहौर के अंदर जो है वो पंजाब हुकूमत को तब्दील करने के लिए कोशिश शुरू करेंगे। ये पंजाब हुकूमत वो उस वक्त तब्दील करने जा रहे हैं जब पूरा का पूरा सिंध सैलाब में डूबा हुआ है, जब आटे की कीमत 135 रुपये किलो तक पहुंच गई है। 135 रुपये किलो तक आटे की कीमत पहुंच गई है। 1100 रुपये किलो बहुत महंगा था, 1100 रुपये की बोरी बहुत महंगी थी, 2600 रुपये की बोरी बहुत सस्ती है जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत बेच रही है। यानी जब शहबाज शरीफ ने कपड़े नहीं बेचे थे ना तो आटा 1100 रुपये का तोड़ा मिल रहा था। अब शहबाज शरीफ ने जब कपड़े बेच दिए हैं ना तो आटा 2600 रुपये का तोड़ा मिल रहा है। मियाँ साहब कपड़े वापस पा लो, हमें उसी कीमत के ऊपर आटा दे दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉलर की कीमत जो है वो लगभग 237 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ गई है इंटरबैंक में, और दूसरी जानिब वो 245 रुपये के ऊपर भी मैनेज नहीं हो रही। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया इस इम्पोर्टेड सरकार ने। और बहुत सारी खबरें हैं शहबाज शरीफ साहब के दौरे के हवाले से भी, बाकी चीज़ों पे भी दोबारा बात करते हैं एक और वीलॉग में। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।